नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर तीसरा होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो शिक्षण अभिरुचि रहने वाला है, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का जितने भी क्वेश्चन है उसका हम लोग प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को ना इससे ये आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन जो है वो पूछने का तरीका कैसा होता है, किस प्रकार से हमको और पढ़ने की आवश्यकता है, कैसा तैयारी करने की आवश्यकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से हमको ये आइडिया लग जाता है। तो जितने भी ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2016 तक की जितना भी क्वेश्चन पूछे गए हैं शिक्षण अभिरुचि के विषय में, तो तमाम प्रश्नों को हम लोग प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, ठीक है। और पर डे आप लोगों का ना एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर आएगा, सारे के सारे जो होता है वो। और इसी प्रकार से हम लोग कवर करते हुए भी चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद और भी जब टाइम बच जाएगा ना, तो इनसे रिलेटेड जितने भी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, तो उसको भी आप लोगों को विस्तार पूर्वक पढ़ाते हुए चलूँगा, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को क्या करना है, पढ़ते हुए चलना है। चलिए, सबसे पहला जो प्रश्न है ना, प्रश्न क्रमांक 51 से पढ़ने के लिए शुरू करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आप लोगों का जो सीडीपी का विषय है ना, मतलब शिक्षण अभिरुचि का जो विषय है वो प्रश्न क्रमांक 51 से ही स्टार्ट होता है। तो यहीं से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए, सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 51 को ध्यान से पढ़िए। और पढ़ने के बाद ना सबसे पहले आप लोग ट्राई कीजिए कि मेरे आंसर लेने से पहले खुद आप लोगों को ट्राई करना है कि इसका क्या आंसर होगा। फिर विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों को इन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए चलूँगा। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ट्राई करना है कि खुद से आंसर लेने की कोशिश करना है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप खुद से आंसर नहीं लोगे तो कौन मदद करेगा जी आपका। तो इसीलिए आप लोगों को खुद से आंसर लेते हुए चलना है। तो चलिए, प्रश्न क्रमांक 51 को ध्यान से पढ़िए। इनमें से कौन सा रचनात्मक आकलन है? पहला थ्योरी करके दिया है, पाठ में दी गई नवीन शब्दावलियों की व्याख्या करना। दूसरा, पाठ में दिए गए प्रश्नों को बच्चों से हल करवाना। तीसरा, बच्चों को पाठ में दिए गए चित्रों को बनवाने को कहना। चौथा, बच्चों से क्रियाकलाप करवाना और अवलोकन को दर्ज करना। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल चार, ऑप्शन सी केवल तीन और चार, या ऑप्शन डी केवल दो और तीन। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 51 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी केवल चार इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इनमें से कौन सा रचनात्मक आकलन है? तो रचनात्मक आकलन जो होगा इसमें चौथा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बच्चों से क्रियाकलाप करवाना और अवलोकन को दर्ज करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो, रचनात्मक आकलन का मतलब क्या होता है? रचनात्मक आकलन का मतलब यह है कि क्रिएटिविटी तरीके से क्या करना, बच्चों का टेस्ट लेना या उनका ऑब्जर्वेशन करना। तो ये क्या होगा, उसका रचनात्मक आकलन के अंतर्गत आता है। जिसके अंतर्गत बच्चों से क्या करोगे, आप क्रियाकलाप करवाओगे, मतलब किसी प्रकार की जो एक्टिविटी है ना, खेल खेल के माध्यम से वो करवाओगे। और करवा करके ना उसका अवलोकन करोगे, उसका ऑब्जर्वेशन करोगे, ठीक है, दूर से देख करके। और देखने के बाद क्या करोगे, उसका अवलोकन जो रहेगा उसको दर्ज करोगे। तो ये क्या कहलाता है, रचनात्मक आकलन कहलाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। तो इसलिए प्रश्न क्रमांक 51 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर जो बी जो है इसमें वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। पहला में देखो क्या दिया है, उसके अलावा पाठ में दी गई नवीन शब्दावलियों को की व्याख्या करना। तो नवीन शब्दावली की व्याख्या करना रचनात्मक आकलन के अंतर्गत नहीं आता है। दूसरा, पाठ में दिए गए प्रश्नों को बच्चों को हल करवाना, तो ये भी रचनात्मक आकलन के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। उसके अलावा तीसरा, बच्चों को पाठ में दिए गए चित्रों को बनवाने को कहना, तो ये भी रचनात्मक आकलन के अंतर्गत नहीं आएगा। केवल जो आएगा वो चौथा इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, रचनात्मक आकलन क्या होता है इसके बारे में। चलिए, नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से फटाफट अंदाज में। चलिए, प्रश्न क्रमांक 52 को अब ध्यान से पढ़िए। बंद प्रकार के प्रश्न के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए अंतर्दृष्टि को उजागर करने के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन बी दृष्टिकोण मापने के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन सी मात्रात्मक विश्लेषण करने के लिए उपयुक्त है। या ऑप्शन डी विशिष्ट आंकड़े एकत्र करने के लिए उपयुक्त है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है?
तो प्रश्न क्रमांक 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए अंतर्दृष्टि को उजागर करने के लिए उपयुक्त है, इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बंद प्रकार के प्रश्न के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब बंद प्रकार के प्रश्न के संबंध में कौन सा जो कथन है ना वो गलत है बोला है। तो जो गलत होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतर्दृष्टि को उजागर करने के लिए उपयुक्त है बोला है ना, ये गलत हो जाएगा इसमें। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि बंद प्रकार के प्रश्न क्या होता है। आप लोगों को समझाता हूँ, ध्यानपूर्वक समझिएगा। बंद प्रकार के प्रश्न कहने का मतलब ये है कि ऐसा प्रश्न जिनके माध्यम से केवल जो जवाब है ना वो हाँ या ना में आए और जिनके माध्यम से पूरी तरह से जानकारी ना मिल पाए, तो इस प्रकार के प्रश्न को बंद प्रकार के प्रश्न कहते हैं। उदाहरण देता हूँ आप लोगों को। अगर मैं आप लोगों को ये पूछूं कि आप कहाँ रहते हो, तो या आप बोलोगे बिलासपुर में रहता हूँ या रायपुर में रहता हूँ, या इसका जवाब केवल या फिर ना ऐसा प्रश्न रहेगा जिसका जवाब आप केवल हाँ या ना में करोगे। मैं अगर पूछूं कि क्या आपने पूरा तैयारी कर लिया, तो या तो आप हाँ बोलोगे या ना बोलोगे। या उसके अलावा अगर मैं पूछूं कि आप क्या बिलासपुर में रहते हो या रायपुर में रहते हो, तो या तो आप हाँ बोलोगे या ना बोलोगे। तो बंद प्रकार के प्रश्न ऐसे प्रश्नों को कहते हैं जिसका जवाब केवल हाँ या ना में मिले ना, शॉर्ट में मिले, तो उसे बंद प्रकार के प्रश्न कहते हैं। और इस प्रकार के प्रश्न में क्या होता है, पूरी तरह से जिसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पाता, उनका इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता। तो बंद प्रकार के प्रश्न से क्या होता है, अंतर्दृष्टि को उजागर करने के लिए उपयुक्त है बोला है ना। और इसमें क्या बोला है, बंद प्रकार के प्रश्न के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये बताओ, जिनका जवाब हाँ या ना में मिले तो वो क्या पूरी तरह से उसके बारे में आपको जानकारी मिल पाएगा क्या, उसके संबंध में नहीं मिल पाएगा ना। तो इसीलिए इस प्रकार के जो प्रश्न होता है उसे बंद प्रकार के प्रश्न कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। जिसका जवाब केवल हाँ या ना में मिले या केवल शॉर्ट में मिले ना, तो उसको बंद प्रकार के प्रश्न कहते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और बंद प्रकार के प्रश्न पूछने पर पूरी तरह से उसका जो इन्फॉर्मेशन है या उसका जो अंतर्दृष्टि है वो उजागर होगा क्या, नहीं होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 53 को ध्यान से पढ़िए। समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रति संवेदनशीलता, ऑप्शन बी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, ऑप्शन सी प्रत्येक विद्यार्थी को आवश्यकता पूरी करना, या ऑप्शन डी अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों की शिक्षा। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 53 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ई व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रति संवेदनशीलता इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत है, तो समावेशी शिक्षा का जो मूल सिद्धांत होगा वो व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रति संवेदनशीलता इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग ये जान लो कि समावेशी शिक्षा क्या होता है। समावेशी शिक्षा का मतलब ये होता है कि एक ही स्कूल में एक कक्षा में एक शिक्षक द्वारा विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय, वंश, लिंग के जो बच्चे होते हैं ना वो सारे बच्चे बिना किसी भेदभाव के एक कक्षा में एक शिक्षक द्वारा जब बैठा करके पढ़ाया जाता है ना, तो उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। जिसके अंतर्गत विभिन्न जाति के, विभिन्न धर्म के, विभिन्न वंश के जो बालक होते हैं ना वो बिना किसी भेदभावपूर्ण सारे बच्चों को एक शिक्षक द्वारा एक कक्षा में जब पढ़ाया जाता है एक साथ ना, तो उसे समावेशी शिक्षा कहा जाता है। और समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत बोला है ना, तो समावेशी शिक्षा का जो मूल सिद्धांत होगा वो व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रति संवेदनशीलता। तो आप लोगों को पता होगा कि एक जो कक्षा होता है उसमें विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न समुदाय के जो बालक है वो आते हैं, अमीर गरीब सारे बच्चे क्या होता है एक ही कक्षा में एक ही शिक्षक द्वारा क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। उसमें व्यक्तिगत क्या होता है, विभिन्नता होता है, लेकिन उसके प्रति क्या होता है, संवेदनशीलता होता है। बिना किसी भेदभाव के जब पढ़ाया जाता है ना तो उसे क्या बोला जाता है, समावेशी शिक्षा कहा जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 53 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। अब आप लोगों के सामने एक कूट प्रश्न है तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सबसे पहले खुद से आंसर लेने की भी कोशिश करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 54 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन कौन शिक्षण की प्रभाविता की ओर इंगित करते हैं? पहला करके दिया है कक्षा में विद्यार्थियों का सक्रिय रहना, दूसरा कक्षा में निरंतर अनुशासन बनाए रखना, तीसरा विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के
लिए प्रेरित करना, और चौथा विद्यार्थियों के अनुभवों को प्राथमिकता देना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करें। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी केवल एक, तीन और चार, या ऑप्शन डी केवल एक, दो, तीन और चार। तो क्या इसका आंसर होगा, आपको ये बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी केवल एक, तीन और चार इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन कौन शिक्षण को प्रभाविता की ओर इंगित करती है। मतलब कौन कौन सा इसमें जो दिया है ना, उसमें से ऑप्शन होगा जो शिक्षण की प्रभाविता की ओर इंगित करता है। आपको ये बताना है कि इफेक्टिव लर्निंग कौन कौन सा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक, तीन और चार इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला को देखो, कक्षा में विद्यार्थी का सक्रिय रहना। तो जब कक्षा में जो बालक जो होगा वो सक्रिय रहेगा तो प्रभावित शिक्षा होगा ना, मतलब ना अच्छी प्रकार से जो शिक्षण है वो हो पाएगा ना, तो ये करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा गलत कैसे होगा ये जान लो। कक्षा में निरंतर अनुशासन बनाए रखना। तो अगर कक्षा में निरंतर अनुशासन बनाए रखेंगे तो ये तो एक प्रकार से जो बच्चों को जो हैंडल करने वाली बात है ना जी, एकदम कंट्रोल करके रखने वाली बात है, वो होगा। तो क्या आप लोग ये बताओ, कोई भी जो बालक है उसको स्वतंत्रता फ्रीडम नहीं दोगे क्या, ताकि वो अपने तरफ से क्या है थोड़ा बहुत जो नटखटपन है वो कर पाए। उसके अलावा जो फ्री होकर के, मतलब यह है कि बिना किसी डर के शिक्षक से किसी भी प्रकार के जो प्रश्न है वो कर पाए। अगर आप निरंतर अनुशासन बनाए रखोगे तो उसमें क्या होगा, बच्चे जो है वो डरे रहेंगे कि कुछ किसी प्रकार की डांट फटकार ना लगा दे, क्योंकि अनुशासन को ब्रेक करने पर। तो ये नहीं होगा। निरंतर अनुशासन बनाए रखना इस कक्षा में ना अच्छी बात नहीं होता है, ठीक है। अनुशासन रखना है लेकिन निरंतर नहीं रखना है। क्यों? बच्चे जो होते हैं वो क्या होता है, नटखट होते हैं, अपना जो नटखटपन है वो भी उनको दिखाना होता है। और जब निरंतर अनुशासन बनाए रखोगे तो एक प्रकार से क्या होगा, वो एक जेल की तरह हो जाएगा बच्चों के लिए। तो निरंतर अनुशासन बनाए रखना एक अच्छी बात नहीं होता है, इसकी वजह से इसको नहीं लिया गया है। उसके अलावा तीसरा को देखो, विद्यार्थी को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। तो विद्यार्थी को प्रश्न पूछने के लिए क्या है, प्रेरित करना एक अच्छे शिक्षण की क्या है और इंगित करता है, मतलब उसकी ओर संकेत करता है, ताकि बच्चा जो है वो बिना किसी प्रकार की भेदभाव के, बिना किसी प्रकार के झिझक के वो प्रश्न जो है वो पूछ पाए। उसके अलावा चौथा भी करेक्ट हो जाएगा, विद्यार्थियों के अनुभव को प्राथमिकता देना। मतलब यह कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो उस टॉपिक में क्या है, उनका जो भी एक्सपीरियंस है बालक का, अगर वो बताना चाहता है ना, तो उसके अनुभव को प्राथमिकता देना, उसको बताने के लिए क्या करना, प्रोत्साहित करना अपना जो अनुभव है वो। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 55 को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। शैक्षिक शोध के चरणों में क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब आप लोगों को ना ये जो अलग अलग जो आप लोगों को थ्योरी दिया है ना इसमें, तो इसको आप लोगों को सीक्वेंस में जमाते हुए चलना है। पहला दिया है शोध समस्या का चयन, दूसरा शोध विधि का चयन, तीसरा शोध प्रश्न का निर्माण, चौथा आंकड़ों का संग्रहण एवं विश्लेषण, पांचवा परिणाम सूचित करना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो आपको बताना है इसमें कौन कौन सा जो सीक्वेंस है ना वो इसमें करेक्ट होगा, आप लोगों को ये बताना है। और आप लोग आज के इस प्रश्नों में देखोगे ना, तो मुश्किल से ना जो 10 से 15 क्वेश्चन है वही कूट में दिया गया है, बाकी सब नॉर्मल क्वेश्चन है 2024 का क्वेश्चन में। तो सबसे पहला बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 55 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? देखो, शैक्षिक शोध के चरण को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। शैक्षिक शोध का मतलब यह है कि किसी प्रकार से आप लोगों ने शोध किया है, खोज किया है, तो उसको किस प्रकार से आप व्यवस्थित करोगे ये बोला है। तो शोध अगर कहीं आप लोग करोगे ना, किसी प्रकार की सर्च करोगे, तो कौन कौन सा विधि का उपयोग करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे बाद में क्या करोगे, ये इसमें बोला गया है सीक्वेंस में जमाने के लिए। तो चलिए हम भी इसको जमाते हुए चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों को सबसे क्या करना होगा, सबसे फर्स्ट में, तो सबसे फर्स्ट में जो आप लोगों को करना होगा, शोध समस्या का चयन। मान के चलो अगर आप किसी प्रकार की शोध करना चाहते हो, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले उस समस्या का चयन करोगे जिस पर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो। तो ये क्या होगा, ये फर्स्ट में आ जाएगा आप लोगों का। दूसरा में कौन सा आएगा, तो दूसरा में शोध के प्रश्न का निर्माण करोगे कि आपकी समस्या है तो उस समस्या पर क्या क्या जो प्रश्न बन सकता है इसका क्या करोगे,
करोगे, सोच समस्या का निर्माण करोगे दूसरा में। उसके अलावा शोध विधि का चयन करोगे कि किस विधि के माध्यम से आप क्या करोगे, उसका शोध करने वाले हो, मतलब एक्सपेरिमेंट करने वाले हो। उसके अलावा चौथा में क्या होगा, चौथा जो होगा वो आंकड़ों का संग्रहण एवं विश्लेषण करोगे, तो क्या होगा, ये चौथा में आ जाएगा। उसके अलावा पांचवा में क्या आएगा, परिमाण को सूचित करना, मतलब जो परिणाम है ना उसको सूचित करना, लास्ट में उसका जो भी परिणाम निकलेगा उसको सूचित करोगे ना जी। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 55 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जिस समस्या का आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, शोध करोगे, उसका चयन करोगे पहला में। दूसरा में क्या करोगे, शोध के प्रश्न का निर्माण करोगे आप लोग। चयन तो कर लिया, उसके बाद प्रश्न का निर्माण करोगे ना जी कि कैसा कैसा प्रश्न की उसमें आपको खोज करना है उसके आंसर का। उसके अलावा तीसरा शोध विधि का चयन करोगे कि किस विधि के माध्यम से आप उसका शोध करने वाले हो। और उसके अलावा आंकड़ों का संग्रहण करोगे और विश्लेषण करोगे। और अंतिम में जो संग्रहण किए, विश्लेषण किए, उसका परिणाम जो है उसका सूचित करोगे। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 55 का जो करेक्ट क्या आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा। कोई भी टफ नहीं है, ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो ईजी है, ये जो प्रश्न है वो केवल ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना होता है। इसमें 2024 का जो प्रश्न आया था ना वो काफ़ी इजी आया था, एकदम ही टफ नहीं आया था। चलिए प्रश्न क्रमांक 56 को ध्यान से पढ़ते हुए चलते हैं अब। कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियाँ। ऑप्शन ए सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। ऑप्शन बी विद्यार्थी की समस्या का समाधान करने में सहायता करती है। ऑप्शन सी सीखने में विद्यार्थियों की कमजोरी का परिचायक है। या ऑप्शन डी सीखने की गति को धीमी करती है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 56 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थी की समस्या का समाधान करने में सहायता करती है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे, कक्षा में विद्यार्थी द्वारा की गई गलतियाँ। तो कोई भी बालक जब कक्षा में गलती करेगा तो गलती से ही तो सीखता है जी। कोई भी एक बार में तुरंत ही किसी भी चीज़ को थोड़ी ना सीख पाता है। जब छोटे छोटे विद्यार्थी जो रहेंगे वो छोटी छोटी गलतियाँ करेंगे, उन गलतियों को जब शिक्षक द्वारा बताया जाएगा कि ये आपसे गलतियाँ हो रहा है, तो उस गलती से क्या करेगा वो बालक, उस गलती से वो सीखेगा। उस समस्या को क्या करेगा, समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा ना, तो समस्या से क्या होगा कि वो किस प्रकार से गलतियाँ की है और आगे चल के क्या गलती वो ना करे, क्या सावधानी बरतना है, इसके बारे में वो जान पाएगा। तो जब छोटे छोटे बालक जो है वो किसी भी प्रकार की पढ़ाई में हो, चाहे किसी भी समस्या का ना समाधान करने में अगर गलती होता है तो उस गलती से वो सीखता है, उसकी समाधान में क्या होता है, सहायता होता है। तो इसीलिए आप लोगों को इस प्रकार के जो प्रश्न मिलेगा ना तो उसे पॉजिटिविटी वे में लेना है। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, खास तौर से आप लोगों का शिक्षण अभिरुचि के विषय में ना, अगर प्रश्न किसी भी प्रकार से निगेटिव नहीं बोला है तो आपको निगेटिव आंसर बिल्कुल भी नहीं लेना है। ऑप्शन ए में देखो सीखने में बाधा उत्पन्न करता है, तो ये निगेटिविटी ऑप्शन है। उसके अलावा सी को देखो, सीखने में विद्यार्थियों की कमजोरी का परिचायक है, ये भी निगेटिविटी को इंगित करता है। उसके अलावा डी को देखो, सीखने की गति धीमी करती है, तो ये भी निगेटिविटी ऑप्शन है। केवल ऑप्शन नंबर बी जो है वो थोड़ा पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए अगर प्रश्न पॉजिटिव बोला है तो आंसर भी आप लोगों को पॉजिटिव लेते हुए चलना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, खासतौर से शिक्षण अभिरुचि के विषय में आप लोगों को ध्यान रखना है ऐसे प्रश्नों को। चलिए प्रश्न क्रमांक 57 को अब ध्यान से पढ़ते हुए चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर। इन कथनों के संदर्भ में सही उत्तर का चुनाव करें। सबसे फर्स्ट में अभिकथन ए को ध्यान से पढ़िए। अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कारण आर करके दिया है, अधिगम के उपयोगी होने के लिए उसे जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन ए, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं किंतु कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही नहीं हैं। या ऑप्शन डी, अभिकथन ए गलत है और कारण आर सही है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, और अभी के डेट में ना इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप लोग ना अभिकथन ए और कारण आर को थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा, तभी इसका आंसर ले पाओगे। तो क्या इसका आंसर हो पाएगा बताइए पहले।
तो प्रश्न क्रमांक 57 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो आप लोगों को दो प्रकार के ना थ्योरी दिया है, अभिकथन ए और कारण आर करके, इन दोनों को पढ़ करके इसका आंसर लेना था। तो सबसे पहले अभिकथन ए को ध्यान से पढ़िए। अधिगम एक जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, सीखना होता है। तो सीखना जो होता है वो जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। आप लोग अपने जीवन में पर डे पर टाइम कुछ ना कुछ क्या करते रहते हो, सीखते ही रहते हो। और सीखना जो होता है वो जीवन पर्यंत तक की चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। कारण आर को पढ़िए। अधिगम के उपयोगी होने के लिए उसको जीवन से जोड़ना चाहिए। तो अधिगम के उपयोगी मतलब लर्निंग, जो सीखना होगा ना उसको उपयोगी बनाने के लिए या होने के लिए उसको जीवन से जोड़ा जाना क्या होता है, आवश्यक होता है। तो ये भी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। कोई भी जब टीचर बच्चों को पढ़ाता है ना तो उस टॉपिक को उनके जीवन से रिलेट करके पढ़ाता है, तब जो बालक होता है वो अच्छे से सीख सकता है, समझ सकता है। तो इसीलिए अभिकथन ए और कारण आर जो है ना वो दोनों सही होगा। और अधिकथन ए और कारण आर दोनों के दोनों एक दूसरे का क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहे हैं। तो प्रश्न क्रमांक 57 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 58 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से कथन ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के लाभ हैं? तो आपको बताना है इन चारों अलग अलग ऑप्शन में से कि कौन कौन सा ना ऑनलाइन शिक्षण का लाभ है, आपको ये बताना है। पहला दिया है सीखने का लचीला वातावरण, दूसरा प्रशिक्षक से अंतःक्रिया में कमी, तीसरा सीखने के कार्यक्रम में लचीलापन और चौथा संप्रेषण कौशल में कमी। नीचे दिए गए उत्तरों में से सही विकल्प का चुनाव करें। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 3 या ऑप्शन डी केवल 3 और 4। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 58 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन से कथन ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के लाभ है? तो ऑनलाइन शिक्षण पद्धति का जो लाभ होगा ना वो पहला हो जाएगा इसमें सीखने का लचीलापन। ऑनलाइन में क्या होता है, लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है। तो ये इसका क्या होगा, विशेषताएं हो जाएगा, इसका पद्धति हो जाएगा। उसके अलावा जो करेक्ट होगा वो तीसरा हो जाएगा सीखने के कार्यक्रम में लचीलापन। तो सीखने का जो कार्यक्रम होगा ना ऑनलाइन पद्धति का उसमें भी क्या होगा, लचीलापन होगा। मतलब ऑनलाइन शिक्षण में क्या होता है, घर बैठे आप लोग आराम से अपने फ़ोन से क्या कर सकते हो, बैठ सकते हो, जिस प्रकार से अभी आप लोग पढ़ रहे हो। तो ये ऑनलाइन शिक्षण पद्धति का क्या होगा, लचीलापन होगा कि ये ऑनलाइन जो क्लास है वो आप लोग कभी भी देख सकते हो, किसी भी टाइम देख सकते हो। तो इन दोनों में ना क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो केवल करेक्ट हो जाएगा, पहला और तीसरा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो प्रश्न अगर इसमें पॉजिटिव बोला है तो आपको आंसर लेना है ना। लाभ का मतलब क्या होता है जी, पॉजिटिव आंसर है। तो सीखने का लचीलापन ये पॉजिटिविटी वाला ऑप्शन हो जाएगा। उसके अलावा तीसरा सीखने के कार्यक्रम में लचीलापन, ये भी पॉजिटिविटी आंसर हो जाएगा। दूसरा को देखो प्रशिक्षक की अंतःक्रिया में कमी, तो कमी क्या है, निगेटिव को दर्शाता है ना, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा चौथा को देखो संप्रेषण कौशल में कमी, तो ये भी कमी निगेटिव को दर्शाता है। तो अभी जस्ट आप लोगों को बताया ना कि प्रश्न अगर पॉजिटिव बोला है तो आंसर भी आपको पॉजिटिव लेना है। दोनों के दोनों में देखो कमी, कमी का मतलब क्या होता है, किसी की कमियों को गिनाना निगेटिविटी होता है ना जी। तो इसीलिए दूसरा और चौथा को नहीं लिया गया है, पहला और तीसरा को इसके आंसर में लिया गया है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 58 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। हमेशा आप लोगों को गांठ बांध के रखना है, याद रखना है कि अगर प्रश्न पॉजिटिव में पूछा है, किसी भी प्रकार से नहीं नॉट लगा करके नहीं पूछा गया, तो आपको निगेटिव आंसर नहीं लेना है, याद रखना है आप लोगों को। इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने का एक तरीका यही होता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 59 को ध्यान से पढ़िए। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर। इन कथनों के संदर्भ में सही उत्तर का चुनाव करें। सबसे फर्स्ट में अभिकथन ए को ध्यान से पढ़िए। शिक्षकों को कक्षा में रचनात्मक आकलन का उपयोग करना चाहिए जिससे वे विद्यार्थी के प्रगति का निरंतर आकलन कर सके। कारण आर को पढ़िए। केवल रचनात्मक आकलन से विद्यार्थी के विकास के विभिन्न पक्षों की प्रगति के बारे में सूचना एकत्र नहीं की जा सकती।
ऑप्शन ए, दोनों अभिकथन ए और कारण आर सही है, कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, दोनों अभिकथन ए और कारण आर सही है परंतु कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, दोनों अभिकथन ए और कारण आर सही नहीं है। या ऑप्शन डी, अभिकथन ए गलत है और कारण आर सही है। तो क्या इसका आंसर होगा? और इसका आंसर जानने के लिए आप लोगों को ना ध्यानपूर्वक अभिकथन ए और कारण आर को अच्छे से पढ़िए और इसमें क्या रिलेशन है आपको ये बताना है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 59 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। दोनों अभिकथन ए और कारण आर सही है, कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो आप लोगों को ना दो प्रकार से अभिकथन और कारण आर दिया है और इन दोनों में रिलेशन आप लोगों को बताना था। सबसे पहले अभिकथन ए को ध्यान से पढ़िए। शिक्षकों को कक्षा में रचनात्मक आकलन का उपयोग करना चाहिए जिससे वे विद्यार्थी की प्रगति का निरंतर आकलन कर सके। तो जो एक शिक्षक होगा उसको रचनात्मक आकलन, क्रिएटिविटी आकलन के माध्यम से क्या है उसका उपयोग करके विद्यार्थी की प्रगति को निरंतर आंकना चाहिए। हम लोग जब देखते हैं ना अक्सर कि हफ्ते में टेस्ट लिया जाता है, मंथली में टेस्ट लिया जाता है। क्यों लिया जाता है जी? क्योंकि बालक कितना सीखें और कितना नहीं सीखें ये उनके बारे में जान पाते हैं और ये जानने के बाद जो शिक्षक होता है ना वो नेक्स्ट जो उनका पढ़ाई होता है उसको कंटिन्यू करता है कि क्या बच्चों में कमी है, क्या उनको पढ़ाने की आवश्यकता है, क्या क्या उनमें कमियां आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को जान पाता है। तो इसीलिए एक जो शिक्षक है उसको रचनात्मक आकलन, क्रिएटिविटी जो आकलन है ना वो करने की आवश्यकता पड़ता है। कारण आर को पढ़िए। केवल रचनात्मक आकलन से विद्यार्थी के विकास के विभिन्न क्षेत्रों के प्रगति के बारे में सूचना एकत्र नहीं किया जा सकता। केवल रचनात्मक आकलन के माध्यम से बालक के विभिन्न पक्षों के बारे में जानकारी नहीं मिलता है, केवल एक पक्ष के बारे में जानकारी मिलेगा। अगर आप केवल ऑब्जर्वेशन करके या अवलोकन को दर्ज करोगे तो बालक के केवल ना जो उसकी एक्टिविटी है उसके बारे में आपको पता चलेगा। या केवल आप लोग अगर ना बालक के ना अगर टेस्ट लोगे, टेस्ट लेने के बाद उसका आप अवलोकन को दर्ज करोगे तो उसमें आप लोगों को क्या होगा, केवल उनका ना जो सीखने का माध्यम है, मतलब जो पाठ का जो सीखने का माध्यम है केवल वही दर्ज कर पाओगे। उनके विभिन्न क्षेत्रों के बारे में, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, उनका जो अलग अलग क्षेत्र है उसके बारे में जानकारी मिलेगा क्या? नहीं मिल पाएगा। तो केवल रचनात्मक आकलन के माध्यम से बालक के विभिन्न पक्षों के बारे में जानकारी नहीं मिलता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अभिकथन ए और कारण आर जो है ना वो एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे की व्याख्या करता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 60 को ध्यान से पढ़िए। इनमें से कौन सा कथन बच्चे के विकास के संदर्भ में सही है? ऑप्शन ए, विकास अल्प अवधि की प्रक्रिया है। ऑप्शन बी, विकास का तात्पर्य केवल मात्रात्मक पहलू परिवर्तन से है। ऑप्शन सी, विकास का तात्पर्य केवल गुणात्मक पहलू में परिवर्तन से है। या ऑप्शन डी, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो प्रश्न क्रमांक 60 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इनमें से कौन सा कथन बच्चों के विकास के संदर्भ में सही है बोला है? तो याद कीजिए मैंने आप लोगों को जब विकास और वृद्धि समझाया था उस वक्त आप लोगों को बताया था ना कि विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब कंटिन्यू चलते रहता है जो विकास होता है वो। तो इसीलिए इनमें से कौन सा बच्चों के विकास के संदर्भ में सही है बोला है ना, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। विकास जो होता है वो कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया और विकास के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सारे जो विकास है ना वो आ जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, विकास जो होता है वो कंटिन्यू चलते रहता है, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 60 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 61 को ध्यान से पढ़िए। इनमें से कौन सा कथन कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में गलत है? पहला दिया है रटकर सीखना, दूसरा गतिविधि में चुनौती का तत्व होना, तीसरा दिया है गतिविधि समूह में ही की जाती है अकेले नहीं, चौथा दिया है कोई भी खेल गतिविधि हो सकता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करें। ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1 और 4 या ऑप्शन डी 3 और 4।
तो प्रश्न क्रमांक 61 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए 1 और 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इनमें से कौन सा कथन कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में गलत है बोला है। मतलब कक्षा में किसी प्रकार की जो गतिविधि है, एक्टिविटी है, उसका आयोजन किया गया है और इनमें से गलत है बोला है। तो पहला इसमें गलत हो जाएगा, रट कर सीखना जो है वो गलत हो जाएगा। उसके अलावा तीसरा जो है वो गलत हो जाएगा, गतिविधि समूह में ही की जाती है, अकेले नहीं। तो एक चीज़ आप लोगों को अभी जस्ट कुछ टाइम पहले आपको बताया हो ना कि अगर प्रश्न पॉजिटिव बोला है तो आंसर आपको पॉजिटिव लेना है और अगर प्रश्न निगेटिव बोला है तो आंसर आपको निगेटिव लेना है। तो देखो प्रश्न में गलत है बोला है मतलब निगेटिव प्रश्न है तो निगेटिव आंसर लेना है। पहला को देखो, रट कर सीखना, तो रट कर सीखना क्या होता है, निगेटिविटी को दर्शाता है, तो ये आंसर हो जाएगा। उसके अलावा तीसरा हो जाएगा, गतिविधि में समूह में ही की जाती है, अकेले नहीं। तो ये जो नहीं जो बोला है ना, अकेले नहीं, तो ये भी इसमें क्या है, निगेटिविटी है। तो ऐसे भी आप लोग आंसर ले सकते थे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आपको आंसर दो टाइप से लेना है। अगर प्रश्न पॉजिटिव बोला है तो पॉजिटिव आंसर लेना है, निगेटिव बोला है तो निगेटिव लेना है। देखो उसके अलावा दूसरा को देखो, गतिविधि में चुनौती के तत्व होना चाहिए, ये पॉजिटिव आंसर है। और प्रश्न में निगेटिव बोला है तो निगेटिव केवल आंसर लेना है हम लोगों को। उसके अलावा चौथा देखो, कोई खेल गतिविधि हो सकता है, तो कोई भी खेल गतिविधि के माध्यम से ही ना होता है जी, तो ये भी इसमें क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और निगेटिव पहला और तीसरा होगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 61 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए पहला और तीसरा जो है इसमें करेक्ट लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 62 को ध्यान से पढ़िए। पाठचर्या के विकास में आप निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक महत्व देंगे? ऑप्शन ए सीखने की प्रक्रियाएं, ऑप्शन बी सामाजिक सहभागिता, ऑप्शन सी विद्यार्थी की क्षमताओं और आवश्यकताओं को, या ऑप्शन डी सीखने की गतिविधियां। तो प्रश्न क्रमांक 62 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों की क्षमताओं और आवश्यकताओं को करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पाठचर्या के विकास में आप निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक महत्व देंगे? तो पाठचर्या के विकास मतलब आप ना एक शिक्षक होने के नाते बच्चों की ना, मान के चलो किसी कक्षा की आप पाठचर्या तैयार करना चाहते हो, मतलब ना किस पाठ में क्या होगा बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये अगर आप तैयार करना चाहते हो तो तैयार करने के लिए आप किन चीज़ों को आप महत्व देंगे, जिसे आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे? तो विद्यार्थी की क्षमताओं और उसकी आवश्यकताओं को ध्यान रखोगे कि मान के चलो मैं कक्षा 5वीं का जो सिलेबस है या उसका जो किस विषय में क्या होना चाहिए, मतलब कौन से पाठ में क्या होना चाहिए, ये अगर मैं तैयार कर रहा हूँ तो ये सबसे पहले मैं ध्यान रखूँगा कि कक्षा 5वीं के जो बालक हैं उनकी क्षमताएं कितना हैं, क्या वो इस स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं जो मैं तैयार कर रहा हूँ, तो ये मैं उसको ध्यान दूंगा। उसके अलावा उसकी क्या क्या आवश्यकता है, मतलब उस बालक की कक्षा 5वीं में पढ़ रहे जो बालक है ना उसकी क्या क्या आवश्यकता है, उसको ध्यान में रख करके जो सिलेबस है ना वो तैयार करूँगा। तो इसीलिए ना पाठचर्या के विकास में ना जो जो ध्यान रखना है वो विद्यार्थी की क्षमता को और उसकी आवश्यकता को ध्यान रखना है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 62 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 63 को ध्यान से पढ़िए। रचनावादी शिक्षण प्रक्रिया में पहला दिया है विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी, दूसरा शिक्षक ज्ञान देने वाले की भूमिका में, तीसरा सीखने में अंतःक्रिया का कोई स्थान नहीं, और चौथा सीखना सामाजिकता में होता है। सही विकल्प का चुनाव करें। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 3 और 4, ऑप्शन सी 1 और 4, या ऑप्शन डी 2 और 3। तो प्रश्न क्रमांक 63 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी 1 और 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? रचनावादी शिक्षण प्रक्रिया में, तो रचनावादी शिक्षण प्रक्रिया में क्या क्या होगा, तो वो पहला हो जाएगा विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी। तो क्रिएटिविटी तरीके से अगर किसी का ना क्या करेंगे, शिक्षण प्रक्रिया कराया जाएगा, मतलब पढ़ाया जाएगा, तो विद्यार्थी क्या होगा, विद्यार्थी का जो रहेगा वो सक्रिय भागीदारी रहेगा, एक्टिव रहेगा विद्यार्थी जो है इस प्रकार की जो शिक्षण प्रक्रिया होगा उसमें। और उसके अलावा चौथा हो जाएगा सीखना सामाजिकता में होता है, मतलब समाज में रह करके क्या होता है, सीखना होता है। समाज का मतलब ये होता है कि बच्चे ना जो होता है वो अलग अलग जाति वंश समुदाय के सब एक साथ रहते हैं ना जी, तो अपने आप में क्या है वो एक समाज का रूप होता है। तो इसीलिए क्या होगा, रचनावादी शिक्षण जो होगा वो पहला हो जाएगा विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा सीखना सामाजिकता में होता है, ये हो जाएगा। आपको बोला होना कि अगर प्रश्न पॉजिटिव बोला है तो आंसर भी पॉजिटिव लेना है, तो पहला पॉजिटिव हो जाएगा और चौथा पॉजिटिव
हो जाएगा। दूसरा को देखो, शिक्षक ज्ञान देने वाले की भूमिका में होता है। तो देखो शिक्षक जो होता है वो ज्ञान देने वाले की भूमिका में तो होता है, केवल वो ज्ञान नहीं देता, वो क्या करता है, सीखता भी है अपने आप में। तो देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या लेना है, आंसर लेना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ना पहला और चौथा इसमें ज़्यादा बेटर होगा। विद्यार्थी सक्रिय भागीदारी रहेगा तब सीखेगा, और सीखना सामाजिकता में होता है तब हो सकता है। तो ये पहला और जो चौथा है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा तीसरा को देखो, सीखने में अंतःक्रिया की कोई भूमिका नहीं होता है। तो नहीं जो होता है वो निगेटिविटी को दर्शाता है, तो इसको आप लोगों को तो लेना ही नहीं है। तो तीसरा क्या होगा, इसमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, तो क्या होगा, पहला और चौथा होगा इसमें वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को ना ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या करना है, इस प्रकार के जो आंसर है वो लेते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 64 को ध्यान से पढ़िए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की विभिन्न आवश्यकताओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा संवेदी पेशी अवस्था और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो आपको बताना है क्या इसका आंसर होगा। और आप लोगों को जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत है वो बहुत अच्छे से पढ़ा दिया हूँ, और इस टॉपिक को नोट करने के लिए भी बोला हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोल करके। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 64 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो देखो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए बोला है ना। तो आप लोगों को मैंने जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया हूँ और याद रखने के लिए बोला था। तो चलिए सबसे पहले इसको ना क्रमानुसार क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले जो होगा वो फर्स्ट में क्या आएगा, संवेदी पेशी अवस्था जो है वो फर्स्ट में आ जाएगा, और इसका जो एज है ना वो 0 से लेकर के 2 वर्ष तक की होता है, ये आप लोगों को बताया हूँ। दूसरा में जो होगा वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, ये उसकी दूसरी अवस्था है, और इसका जो एज है ना वो 2 वर्ष से लेकर के क्या होगा, 7 वर्ष तक की इसका एज हो जाएगा। तीसरा में जो होगा वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये तीसरी अवस्था है जीन पियाजे का, और इसका जो एज है वो 7 से लेकर के 11 वर्ष तक की इसका एज होगा। और चौथा जो होगा वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, और इसका जो एज है वो 7 वर्ष से लेकर के कितना होगा, अधिक होगा, या 7 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक की इसका जो एज है वो हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को खास तौर से याद रखना है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास जो है ना वो 4 भागों में उन्होंने ना बांटा है। सबसे पहला संवेदी पेशी अवस्था हो जाएगा जो 0 से 2 वर्ष हो जाएगा। दूसरा में जो होगा वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा जिसका जो एज है वो 2 से 7 वर्ष हो जाएगा। तीसरा में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा जिसका जो एज है वो 7 से 11 होगा। और चौथा में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा जिसका जो एज है वो ना 11 से लेकर के अधिक हो जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है, 11 से अधिक बोल सकते हो या 11 से 15 वर्ष बोल सकते हो। ठीक है, ये सीक्वेंस हमेशा पूछा जाता है, चाहो ना तो नोट करके इसको भी रख सकते हो आप लोग। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 64 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना है आप लोगों को इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 65 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित सुमेलित कीजिए, मतलब एक तरफ आप लोगों को दर्शन दिया है और दूसरा तरफ उसका दर्शन शास्त्री दिया है। तो सबसे पहला आदर्शवाद, दूसरा प्रयोजनावाद, तीसरा प्रकृतिवाद और चौथा यथार्थवाद। उसके अलावा पहला दिया है दर्शन शास्त्री में जॉन डीवी, दूसरा रूसो और तीसरा जॉन लॉक और चौथा प्लेटो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो कौन सा इसका ना जो संस्थापक है या कौन किसने क्या दिया है आप लोगों को ये बताना है। कौन सा दर्शन किसने ना, कौन से दर्शन शास्त्री ने दिया है ये आप लोगों को बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 65 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो एक तरफ दर्शन दिया है और एक तरफ दर्शन शास्त्री दिया है, तो आपको बताना था कि कौन से दर्शन को किस दर्शन शास्त्री ने दिया है, आपको ये बताना था। तो सबसे पहला आदर्शवाद, आदर्शवाद को किसने दिया है, तो आदर्शवाद प्लेटो ने दिया है, आप लोगों को याद रखना है। दूसरा जो होगा वो प्रयोजनावाद, प्रयोजनावाद किसने दिया है, तो जॉन डीवी ने दिया है, ये ध्यान रखना है। तीसरा प्रकृतिवाद, तो प्रकृतिवाद को किसने दिया है, तो प्रकृतिवाद को रूसो ने दिया
दिया है और चौथा यथार्थवाद। तो यथार्थवाद को किसने दिया है? तो जॉन लॉक ने दिया है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है ऐसे प्रश्नों को। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 65 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों का ना प्रश्न क्रमांक 66 से लेकर के ना प्रश्न क्रमांक 80 तक के जितना भी इसमें 15 क्वेश्चन है ना, वो आप लोगों का नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को ला दूंगा। क्योंकि देखो एक साथ आप लोगों को पता होगा ना, शिक्षण अभिरुचि के विषय में ना 30 प्रश्न टोटल पूछे जाते हैं और 30 प्रश्न कंटिन्यू करेंगे ना तो 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को ना 15-15 क्वेश्चन के स्लॉट में आप लोगों को पढ़ाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, 15 क्वेश्चन अभी करा दे रहा हूँ, 15 क्वेश्चन जो रहेगा ना वो शाम को आप लोगों को करा दूंगा। क्योंकि देखो जितना भी क्वेश्चन है ना वो अधिकतर कूट में पूछे गए प्रश्न होते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को ना क्या कर रहा हूँ मैं ना 15-15 क्वेश्चन के स्लॉट में आप लोगों को पढ़ाते हुए चल रहा हूँ। एक साथ पढ़ाऊंगा तो 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए शॉर्ट शॉर्ट में हम लोग क्या करते हुए चलेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, और यकीन मानिए जितना भी आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना 2016 तक की सारे क्वेश्चन को मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा दूंगा, ताकि आप लोगों का ना जितना भी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं वो आप लोगों को पता चल सके। उसके अलावा ना जल्दी से ये जो प्रैक्टिस क्लास है वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद आप लोगों का जो भी 2-4 टॉपिक और पढ़ाना है ना, जो बचा हुआ है उसको भी आप लोगों को कंटिन्यू पढ़ाते हुए चलूँगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना। क्योंकि इसी प्रकार से ना जब भी मैं क्लास लाऊंगा तो आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो इसीलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। सारे प्रश्नों को व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है ना उसमें आप लोग कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो सकते हो, जुड़ सकते हो। ठीक है, चलिए आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में शाम को।